नमस्कार, के न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रबुद्ध चौहान और आप देख रहे हैं खास पेशकश राजकाज में आज बात करेंगे 2024 में शहमात की। साल 2022 अलविदा हो चुका है और नए साल की दस्तक के साथ हम 2023 में प्रवेश कर चुके हैं। भारत के सियासी परिदृश्य में के लिहाज से 2023 को चुनावी साल के तौर पर देखा जा रहा है। इस साल दक्षिण भारत से लेकर पूर्वोत्तर और उत्तर भारत के हिंदी पट्टी वाले राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि साल 2023 के चुनावी नतीजे और राजनीतिक गतिविधियों से सिर्फ 2024 के सियासी बिसात ही नहीं बिछेगी, बल्कि लोकसभा चुनाव की दशा और दिशा भी तय हो जाएगी। इन राज्यों के चुनाव देश की सियासत के लिहाज से बेहद अहम है, क्योंकि इसके ठीक बाद लोकसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में ज़्यादातर राज्यों में बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला है, तो क्षेत्रीय दलों की भी अग्नि परीक्षा है। जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटने और केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद पहली बार विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन इस साल होंगे कि नहीं ये तस्वीर अभी साफ नहीं है। हालांकि जम्मू कश्मीर के सीटों का परिसीमन हो चुका है और चुनाव कराने के लिए केंद्र की मोदी सरकार कह चुकी है कि जल्द ही चुनाव कराए जाएंगे। जम्मू कश्मीर के मौसम को देखते हुए अप्रैल मई में कर्नाटक के साथ विधानसभा चुनाव हुए, जिसमें कांग्रेस ने जबरदस्त वापसी करते हुए सत्ता में वापसी की और बीजेपी के हाथ से इस प्रदेश की सत्ता छिन गई। कर्नाटक के विधानसभा चुनाव भले ही खत्म हो गए हों, लेकिन इस साल होने वाले अन्य राज्यों के विधानसभा चुनाव के कारण 2024 के लोकसभा चुनाव तक सियासी सरगर्मी बनी रहेगी। अगले साल आम चुनाव के साथ ही कम से कम 3 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हो सकते हैं। कर्नाटक के बाद अब इस साल छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, राजस्थान और मिजोरम में विधानसभा के चुनाव होने हैं। नागालैंड, त्रिपुरा और मेघालय में विधानसभा चुनाव हो गए हैं। 2023 के अंत में राजस्थान, तेलंगाना, मिजोरम, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनावों का बिगुल बज जाएगा। इस साल दिसंबर और अगले साल जनवरी में इन राज्यों की विधानसभाओं का कार्यकाल खत्म हो जाएगा। मिजोरम की विधानसभा का कार्यकाल 17 दिसंबर को खत्म होगा। छत्तीसगढ़ विधानसभा का कार्यकाल 3 जनवरी 2024 को और मध्य प्रदेश विधानसभा का कार्यकाल 6 जनवरी 2024 को खत्म हो जाएगा। इसके अलावा राजस्थान विधानसभा का कार्यकाल 14 जनवरी 2024 को और तेलंगाना विधानसभा का कार्यकाल 16 जनवरी 2024 को खत्म हो जाएगा। इन सभी राज्यों में एक साथ चुनाव होने की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। इस साल केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में भी विधानसभा चुनाव होने की संभावना है। ओडिशा, आंध्र प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश की विधानसभाओं का कार्यकाल अगले साल जून में अलग अलग तारीखों पर समाप्त हो रहा है। आमतौर पर लोकसभा चुनाव अप्रैल मई में होते हैं, इसलिए संभावना है कि इन 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव संसदीय चुनाव के साथ हो सकते हैं। हाल ही में हुए चुनाव के नतीजों पर नजर डालें तो कांग्रेस को जहां कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश में जीत मिली है, तो वहीं बीजेपी को गुजरात, त्रिपुरा में जीत हासिल हुई, जबकि नागालैंड, मेघालय और बीजेपी सरकार का हिस्सा है। जम्मू कश्मीर को मिलाकर 10 राज्यों में लोकसभा की 83 सीटें आती हैं, जो कुल 543 संसदीय सीटों की 17% सीटें हैं। ऐसे में 2023 के चुनावी नतीजों का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट असर 2024 के लोकसभा चुनाव पर निश्चित तौर पर पड़ेगा। इसीलिए साल 2023 को देश की सियासत के लिए काफ़ी अहम माना जा रहा है। 2023 में देश के जिन राज्यों में चुनाव हैं, उनमें से ज़्यादातर और अहम राज्यों में कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधा मुकाबला होगा। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधी चुनावी जंग होगी। इन 3 राज्यों में से कांग्रेस के पास 2 और बीजेपी के पास 1 राज्य है। ऐसे में कांग्रेस अपने दोनों राज्यों की सत्ता को बचाए रखते हुए बाकी में सत्ता हासिल करने की कोशिश में रहेगी। लेकिन राजस्थान का सियासी रिवाज हर 5 साल पर सत्ता परिवर्तन कर रहा है। ऐसे में कांग्रेस को यहां काफ़ी जद्दोजहद करनी होगी। वहीं बीजेपी को 2018 में कर्नाटक समेत इन 4 राज्यों में हार का मुंह देखना पड़ा था। कर्नाटक में वो बहुमत नहीं साबित कर पाई थी। 2019 के बाद मध्य प्रदेश और कर्नाटक में ऑपरेशन लोटस के जरिए कांग्रेस विधायकों के बगावत ने बीजेपी को सरकार बनाने का मौका दिया था। ऐसे में बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती दक्षिण भारत के अपने इकलौते दुर्ग को बचाए रखने की थी, क्योंकि रेड्डी बंधु ने अपनी अलग पार्टी बना ली थी और वीएस येदियुरप्पा भी सीएम की कुर्सी बसवराज बोम्मई को सौंप चुके थे। ऐसे में बीजेपी की कोशिश थी, लेकिन बीजेपी सफल नहीं हो पाई और कर्नाटक में कांग्रेस सत्ता पर आ गई। दक्षिण पूर्वोत्तर में क्षेत्रीय दलों का टेस्ट तो है ही, साथ ही 2023 में कांग्रेस बीजेपी को भी आजमाइश से गुजरना होगा। तेलंगाना में बीआरएस के लिए इस बार बीजेपी से कड़ी चुनौती का सामना है। बीजेपी ने केसीआर के खिलाफ आक्रामक मोर्चा खोल रखा है, तो कांग्रेस भी पूरे दमखम के साथ जुटी हुई है। इसके अलावा पूर्वोत्तर के त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड और मिजोरम में भी क्षेत्रीय दलों से ही 2-2 हाथ करने होंगे।
त्रिपुरा में लेफ्ट को अपनी वापसी के लिए बीजेपी से ही नहीं बल्कि टीएमसी से भी टकराना होगा। ऐसे में मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में कांग्रेस के अगुवाई वाले क्षेत्रीय दलों के गठबंधन और बीजेपी के गठबंधन से मुकाबला है। ऐसे में अगर क्षेत्रीय दलों ने अपना प्रदर्शन बेहतर किया तो छोटे दलों की अहमियत बढ़ेगी। 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए विपक्षी एकजुटता की कवायद 2023 में ही होनी है। इतना ही नहीं, 2024 में पीएम मोदी के सामने विपक्ष का चेहरा कौन होगा, इसे लेकर भी कोशिशें तेज होगी। 2023 में होने वाले चुनाव में कांग्रेस बेहतर प्रदर्शन करती है तो पीएम मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए को टक्कर देने वाले एक मजबूत विपक्षी ताकत के तौर पर उभर कर सामने आएगी। वहीं कांग्रेस का प्रदर्शन बेहतर नहीं हुआ तो अपने 2 राज्यों से किसी को गंवाती है तो उस पर क्षेत्रीय दलों का दबाव बढ़ेगा, क्योंकि केजरीवाल से लेकर ममता बनर्जी, केसीआर, नीतीश कुमार तक अपनी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। बिहार में सियासी बदलाव के बाद से नीतीश कुमार लगातार विपक्षी एकता का नारा बुलंद किए हुए हैं। इसके अलावा ममता बनर्जी, केसीआर, शरद पवार जैसे नेता अपने अपने स्तर पर लगातार विपक्षी एकजुटता की कवायद में जुटे हैं। ऐसे ही देश की सियासत में तेजी से आम आदमी पार्टी अपनी जगह बनाती जा रही है। दिल्ली के बाद पंजाब में उसकी सरकार है और गुजरात और गोवा में उसके विधायक हैं। दिल्ली एमसीडी में भी काबिज हो गई है। ऐसे में साल 2023 में विपक्षी दलों की गोलबंदी तेजी से होने की उम्मीद है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के लिए महज 1 साल से भी कम वक्त बचेगा। और यहाँ रुकेंगे ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि किस प्रदेश में विधानसभा चुनाव कब कब होने वाले हैं। अब बात त्रिपुरा की। क्या त्रिपुरा के सियासी चक्रव्यूह को बीजेपी फिर भेद पाएगी? लेफ्ट, कांग्रेस और टीएमसी से कड़ी टक्कर मिलेगी? क्या त्रिपुरा में बीजेपी का राजनीतिक सफर आसान नहीं रहा? ये सब कुछ सवाल ऐसे हैं जब लोकसभा चुनाव से पहले त्रिपुरा को लेकर उठने लगे हैं। बीजेपी को विधानसभा में 1 सीट जीतने के लिए 35 साल का लंबा इंतजार करना पड़ा था। 2018 में वो शून्य से सत्ता के शिखर तक पहुंच गई। 2023 में त्रिपुरा के लिए 13वीं विधानसभा का चुनाव होगा। यह ऐसा राज्य है जो एक वक्त वामपंथी शासन का गढ़ था, लेकिन पिछली बार 2018 के चुनाव में बीजेपी ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी यानी सीपीएम की सत्ता को यहां से उखाड़ फेंका था। अब आम लोगों से लेकर राजनीतिक विश्लेषकों के जेहन में यह सवाल गूंज रहा है कि क्या इस बार बीजेपी अपनी सत्ता बरकरार रख पाएगी या सीपीएम को फिर से मौका मिलेगा? क्या टीएमसी के रूप में राज्य के लोगों को नया विकल्प मिल सकता है? इन सभी सवालों के जवाब के लिए यहाँ के सियासी समीकरणों को समझना बेहद जरूरी है। त्रिपुरा में 2018 में हर चुनाव में बीजेपी ने इंडिजेनस पीपुल्स पार्टी ऑफ त्रिपुरा यानी आईपीएफटी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा। बीजेपी ने कुल 60 में से 51 सीटों पर चुनाव लड़ा। इनमें से 36 सीटों पर जीत दर्ज की और उसके सहयोगी आईपीएफटी 8 सीट पर जीत हासिल करने में सफल रही। बीजेपी को 43.59% वोट हासिल हुए और आईपीएफटी को 7.38% वोट मिले। बीजेपी गठबंधन को 44 सीटों पर जीत मिली थी और 51% से ज़्यादा वोट हासिल हुए थे। इसके साथ ही बीजेपी पहली बार यहाँ सरकार बनाने में कामयाब हुई थी। 25 साल से शासन कर रहे सीपीएम को उसी के गढ़ में मात देकर बीजेपी ने त्रिपुरा की राजनीति में नए युग की शुरुआत कर दी थी। त्रिपुरा की राजनीति में कभी कांग्रेस की गिनती भी दमदार खिलाड़ियों में होती थी, लेकिन पिछली बार विधानसभा चुनाव में उसका खाता तक नहीं खुला। यही हश्र तृणमूल कांग्रेस का भी हुआ। टीएमसी ने 24 सीटों पर किस्मत आजमाई थी, लेकिन वो एक भी सीट जीतने में कामयाब नहीं रही। अगर मेघालय की बात की जाए तो यहाँ बीजेपी ने एकला चलो की नीति अपनाई है। 7 सिस्टर्स के नाम से मशहूर पूर्वोत्तर के सभी राज्य अपेक्षाकृत छोटे हैं, लेकिन अगर हम इन राज्यों से लोकसभा सीटों की कुल संख्या को देखें तो हम समझ सकते हैं कि यहाँ के प्रत्येक राज्य के विधानसभा चुनाव राष्ट्रीय स्तर पर क्यों महत्वपूर्ण माने जाते हैं। केंद्र में बीते 9 साल से शासन कर रही भारतीय जनता पार्टी की उपस्थिति यहाँ काफ़ी समय तक नगण्य रही, लेकिन 2014 से ही पूर्वोत्तर भारत में बीजेपी का उभार दिखा। आज असम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा और मणिपुर में बीजेपी की अपनी सरकारें हैं। मेघालय और नागालैंड में बीजेपी गठबंधन के साथ सत्ता में है। वास्तविकता यही है कि बीजेपी ने यहाँ पांव जमा लिया है। ये पांव किस तरह जमा है, इसका अंदाजा मेघालय के चुनाव से लगाया जा सकता है। 70% से अधिक ईसाइयों की आबादी वाले राज्य की सभी 60 सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ रही है। इस नज़रिए से देखें तो चुनाव ऐतिहासिक माना जा रहा है। अगर इतिहास पर नज़र डालें तो यहाँ की स्थानीय पार्टियों के अलावा कांग्रेस की सत्ता रही है, लेकिन हाल के सालों में बीजेपी ने उन समीकरणों को ध्वस्त किया है और नए राजनीतिक समीकरणों के साथ पार्टी राज्य में सरकार में शामिल होने में कामयाब रही। इस बार बीजेपी का इरादा राज्य में अपने दम पर सरकार बनाने का है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई चुनावी बैठकों को संबोधित कर रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी लगातार राज्य का दौरा कर रहे हैं। पूर्वोत्तर भारत में बीजेपी की कामयाबी का चेहरा माने जाने वाले हिमंत बिस्वा शर्मा राज्य की चुनावी कमान थमाई गई है। चुनाव से पहले मेघालय में नेशनल
नेशनलिस्ट पीपल्स पार्टी यानी एनपीपी के नेतृत्व वाली सरकार थी, जिसमें स्थानीय यूडीपी और बीजेपी के साथ अन्य दल शामिल हैं। कोनराड संगमा पुराने कांग्रेसी और शरद पवार के साथ कांग्रेस से अलग होने वाले पीए संगमा के बेटे हैं और इस समय राज्य के मुख्यमंत्री हैं। एनपीपी, यूडीपी और बीजेपी बीते 5 सालों से राज्य की राजनीति में एक साथ थे, लेकिन इस चुनाव में तीनों एक साथ नहीं हैं। 2018 में राज्य के चुनाव में कांग्रेस सबसे बड़े दल के तौर पर उभरी थी। 60 सीटों में से कांग्रेस को 21 सीटें हासिल हुई थी, जबकि एनपीपी को 19 सीटें मिली थी। बीजेपी को केवल 2 सीटें हासिल हुई थी। जब तक कांग्रेस अपनी रणनीति बनाती, तब तक बीजेपी ने एनपीपी और यूडीपी के साथ मिलकर सरकार बना ली और 5 साल तक सरकार चलाई भी। लेकिन इस बार तीनों दल एक साथ चुनाव मैदान में नहीं है। बीजेपी राज्य की सभी 60 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और पिछली राज्य सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रही है। बीजेपी के इन आरोपों पर यहाँ के नागरिक और राजनीतिक विश्लेषक हैरान हैं, लेकिन लोगों का मानना है कि ये चुनाव से पहले की बीजेपी की रणनीति है और चुनाव के बाद बीजेपी की रणनीति दूसरी होगी। नागालैंड की राजनीति में भी बीजेपी एक्ट ईस्ट फार्मूले पर चल रही है। नागालैंड में इसी साल फरवरी में 60 सदस्यीय विधानसभा के लिए मतदान हुआ था। बीजेपी 20 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। इसने सीएम नेफ्यू रियो की एनडीपीपी का समर्थन किया था, लेकिन नागालैंड में मजबूत पकड़ बनाने की योजना पर काम किया जा रहा है। इसके लिए वो नागालैंड के पूर्वी हिस्से से होकर रास्ता अपना रही है। 24 फरवरी को उस तस्वीर में नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो चुमुकेदिमा में एक सार्वजनिक रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नागा पारंपरिक पोशाक भेंट की थी। मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो की नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी यानी एनडीपीपी का समर्थन करने के बाद भारतीय जनता पार्टी नागालैंड के पूर्वी हिस्से के जरिए वहां मजबूत पकड़ बनाने की कोशिश में है। पूर्वी नागालैंड में राज्य के कुछ सबसे कम विकसित हिस्से हैं और यहाँ एक अलग राज्य की मांग देखी जा रही है। भाजपा नागालैंड में एनडीपीपी के साथ 5 साल से सरकार चला रही है, क्योंकि गठबंधन ने 2018 में चुनाव जीता था। जानकारों का कहना है कि बीजेपी पूर्वी नागालैंड में अपना गढ़ मजबूत कर रही है, जिसमें 6 पिछड़े जिले और वोखा जिले शामिल हैं, जो गैर क्षेत्रीय पार्टियों के लिए अपेक्षाकृत खुले हैं। पूर्वी नागा उन्नत जनजातियों द्वारा नियंत्रित क्षेत्रीय दलों के तहत उपेक्षित महसूस करते हैं। उन्नत जनजातियों में वोखा के लोथा भी वंचित महसूस करते हैं। नागालैंड में 17 जनजातियां हैं और उनकी अपनी अपनी बोलियां और रीति रिवाज हैं। पूर्वी नागालैंड के 6 जिलों में 20 विधानसभा सीटें हैं। इसमें वोखा जिले की 4 सीटें जोड़ दें तो संख्या 24 हो जाती है। भाजपा ने पहली बार 1987 में मोन और वोखा जिलों में एक उम्मीदवार के साथ नागालैंड विधानसभा चुनाव लड़ा था। 2003 में भाजपा ने 7 सीटें जीती, जिनमें पूर्वी नागालैंड में 4 और वोखा में 1 सीट शामिल थी। 2003 के बाद से भाजपा ने हर चुनाव में पूर्वी नागालैंड के मोन में 1 सीट जीती है। 2018 में भाजपा ने जो 12 सीटें जीती, उनमें से 4 पूर्वी नागालैंड से थी। 1940 के दशक के अंत तक पूर्वी नागा जनजातीय क्षेत्र अधिकतर प्रशासित नहीं थे। 1974 में ही इन जिलों में राज्य विधानसभा के चुनाव हुए। अब बीजेपी और असम के मुख्यमंत्री हेमंत शर्मा की नज़र मिजोरम पर है, जो पूर्वोत्तर का एकमात्र वो राज्य है जहां भाजपा सत्ता में नहीं है। राज्य में इस साल के अंत में चुनाव होने हैं और असम के मुख्यमंत्री निश्चित तौर पर वहां भाजपा के अच्छे प्रदर्शन के लिए अपनी ताकत झोंक देंगे। हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में पूर्वोत्तर में भाजपा गठबंधन को बड़ी जीत मिली। इस जीत का श्रेय मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा को दिया जा रहा है, क्योंकि असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा पूर्वोत्तर में भाजपा के सबसे बड़े नेता हैं। वो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के घटक नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक अलायंस का 6 साल से अधिक समय से नेतृत्व कर रहे हैं। मेघालय में साल 2018 के चुनावों में बीजेपी और एनपीपी ने अलग अलग चुनाव लड़ा था। भाजपा उसमें अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सकी और अंत में 47 सीटों पर लड़ने के बाद भी केवल 2 सीटें जीतने में सफल रही थी। हालांकि ये शर्मा का जादू ही था जिसने भाजपा को एनपीपी के साथ उस राज्य में सत्ता का आनंद लेने दिया। इस बार भी एनपीपी और भाजपा ने अलग अलग चुनाव लड़ा था। 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले बीजेपी के सामने मणिपुर मामला एक बड़ा संकट बनकर सामने आया था, जिसने विपक्ष को भी बीजेपी पर हमला करने का भरपूर मौका दिया। 3 मई 2023 को मणिपुर में जातीय हिंसा ऐसी भड़की जो महीनों तक चली। मणिपुर जलता रहा, लोग मरते रहे और सरकार और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोपों का दौर चलता रहा। संसद के मानसून सत्र के दौरान भी मणिपुर हिंसा को लेकर गतिरोध बना रहा। मणिपुर में लगातार हिंसा जारी रही, लेकिन हैवानियत की सारी हदें उस वक्त पार हो गई और तनाव चरम पर पहुंच गया जब 4 मई का एक वीडियो 20-21 जुलाई को वायरल हो गया। वायरल वीडियो में 2 युवतियों को निर्वस्त्र कर भीड़ के द्वारा घुमाया जाना दिखाया गया। यही नहीं, भीड़ द्वारा इन महिलाओं से गैंग रेप भी किया गया। इस घटना के बाद समूचे देश में हड़कंप मच गया और सियासत भी तेज हो गई। इसी को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर हुआ और संसद के सदन में सत्र में हंगामा किया जाने लगा। विपक्ष का कहना था कि सरकार मणिपुर मामले पर बातचीत करे और वहां की जानकारी सार्वजनिक करे।
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी पर हमला करते हुए कहा था कि पीएम सदन में नहीं बोलते बल्कि बाहर बयानबाजी करते हैं, उन्हें सदन में जवाब देना चाहिए और चर्चा करनी चाहिए। इससे पहले घटना को लेकर पीएम मोदी ने भी सख्त कार्रवाई करने की बात कही थी। पहले आपको सुनाते हैं मोदी ने क्या कहा था, फिर सुनिए कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने क्या कहा था, क्योंकि उन्होंने आरोप लगाया था कि सदन में बोलते समय उनका माइक बंद कर दिया जाता है, उनको बोलने नहीं दिया जाता है, जिससे उनका अपमान हो रहा है। लेकिन स्टेटमेंट क्यों नहीं दे रहे, और उसके वजह से हम अपने विचार आपके सामने रखने के लिए और उनके सामने रखने के लिए सभी इंडिया तैयार है, पूरे भारत इंडिया के लोग तैयार है। आप मौका नहीं दे रहे हैं, आप नहीं, सॉरी, तो सरकार मौका नहीं दे रही और सुनना भी नहीं चाहती, हमारी जो सच बात है उसको रखने भी नहीं दे रही है। इसीलिए मैं उनका जो सरकार का बिहेवियर है, सरकार किस ढंग से चल रही है, इसको प्रोटेस्ट करके हम सब लोग वॉकआउट करते हैं। जब मैं बोल रहा हूं, मेरा माइक अचानक बंद करना ये मेरा प्रिविलेज है। अब उसको प्रिविलेज को धक्का, मेरा अपमान हुआ है, मेरे रेस्पेक्ट को आप मेरे सेल्फ रेस्पेक्ट को उन्होंने चैलेंज किया है, और सरकार के इशारे पे अगर सदन चला तो मैं समझूंगा डेमोक्रेसी नहीं है। मेरा हृदय पीड़ा से भरा हुआ है, क्रोध से भरा हुआ है। मणिपुर की जो घटना सामने आई है, किसी भी सभ्य समाज के लिए ये शर्मसार करने वाली घटना है। पाप करने वाले, गुनाह करने वाले कितने हैं, कौन है, वो अपनी जगह पे है, लेकिन बेइज्जती पूरे देश की हो रही है। 140 करोड़ देशवासियों को शर्मसार होना पड़ रहा है। मैं सभी मुख्यमंत्रियों से आग्रह करता हूं कि वे अपने राज्य में कानून व्यवस्था को और मजबूत करें, खास करके हमारी माताओं बहनों की रक्षा के लिए कठोर से कठोर कदम उठाएं। घटना चाहे राजस्थान की हो, घटना चाहे छत्तीसगढ़ की हो, घटना चाहे मणिपुर की हो, इस देश में, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में, किसी भी की राज्य सरकार में राजनीतिक वाद विवाद से ऊपर उठ करके कानून व्यवस्था का महात्म्य, नारी का सम्मान, और मैं देशवासियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं, किसी भी गुनहगार को बख्शा नहीं जाएगा। कानून अपनी पूरी शक्ति से, पूरी सख्ती से एक के बाद एक कदम उठाएगा। मणिपुर की इन बेटियों के साथ जो हुआ है, इसको कभी माफ नहीं किया जा सकता है। लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने कमर कस ली है। भाजपा समर्थित एनडीए हो या कांग्रेस समर्थित इंडिया, 2024 की विपक्ष की लड़ाई कितनी तगड़ी होने वाली है, बेंगलुरु में जुटे विपक्ष की तस्वीरें उसकी गवाही दे रही थी। लोकसभा चुनाव में अब 8-9 महीने का वक्त बचा है और चुनावी घमासान के लिए पाला तैयार हो चुका है। एक तरफ विपक्ष अपना कुनबा बढ़ा रहा है और बीजेपी भी एनडीए का विस्तार कर रही है। कांग्रेस तो विपक्षी एकता का प्लान पहले से बनाकर बैठी थी, लेकिन कई दलों में जोश उस वक्त आया जब कांग्रेस ने कर्नाटक का किला फतेह कर लिया। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में 135 सीटें जीतकर न सिर्फ कांग्रेस का मनोबल बढ़ा, बल्कि कहीं न कहीं विपक्ष को भी लगने लगा कि 2024 में मोदी का विजय रथ रोका जा सकता है। कांग्रेस के पास एक प्लान 2004 वाला भी है। आपको बता दें कि रायपुर के अधिवेशन में कांग्रेस ने एक प्लान बनाया था, 2024 में 2004 वाला फार्मूला। दरअसल 2004 में बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए से मुकाबला करने के लिए कांग्रेस चुनाव से पहले 5 राज्यों में समान विचारधारा वाले 6 दलों के साथ गठबंधन करके मैदान में उतरी थी। कांग्रेस ने महाराष्ट्र में एनसीपी, आंध्र प्रदेश में टीआरएस, तमिलनाडु में डीएमके, झारखंड में जेएमएम और बिहार में आरजेडी, एलजेपी जैसे क्षेत्रीय दलों के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। कांग्रेस को इन 5 राज्यों में बड़ा चुनावी फायदा हुआ था। कांग्रेस इन 5 राज्यों की 188 लोकसभा सीटों में से 114 सीटें जीतने में कामयाब रही थी, जबकि सहयोगी दल 56 सीटें जीतने में सफल रहे थे। कांग्रेस कर्नाटक जीत गई, हिमाचल प्रदेश भी जीत गई और अब आगे मध्य प्रदेश और राजस्थान का चुनाव होना है।
अहम सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या विपक्षी दलों के गठजोड़ से 2024 में मोदी का तोड़ निकल पाएगा? क्या विपक्ष का एकता वाला बल 2024 में बीजेपी को पैदल कर देगा? सवाल कई और इन सवालों का जवाब भविष्य के गर्त में है। खास पेशकश 23 में विषाद, 24 में सहमात में। फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों को देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।